हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का लेसन नंबर 1 दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर का डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये एक शॉर्ट समरी जैसा रहेगा इस पूरे चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ओके, यहाँ जैसे ही आप इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर नाम ही पहले से है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये जो पूरा चैप्टर है दोस्तों ये नेशनलिज्म के ऊपर बना हुआ है जो यूरोप से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमको समझना है कि नेशनलिज्म का मतलब होता क्या है। तो दोस्तों नेशनलिज्म का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वननेस। जब देश के लोग अपने आप को एकजुटता वाली फीलिंग महसूस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेम पॉलिटिकल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो हम उसको कहते हैं दोस्तों नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें हम देश को बनाते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। तो यहाँ हमने नेशनलिज्म का एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन भी दिया हुआ है दैट यू कैन सी, है ना। इसके बाद दोस्तों ये वाला जो पूरा चैप्टर है ये एक पेंटिंग से स्टार्ट होता है जो फ्रेडरिक सोरियो साहब ने बनाया है, जो फ्रेंच के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। 1848 में उन्होंने बनाया है दोस्तों। इस पूरे पेंटिंग में उन्होंने इमेजिनेशन किया है एक आइडियल सोसाइटी का जो पूरी दुनिया में स्टैब्लिश करता है, जो एक विजनरी सोसाइटी है दोस्तों। रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करता था। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो लिबर्टी और आज़ादी को सिंबलाइज कर रहा है। यहाँ पर बहुत से लोग जो है वो काफ़ी दूर से चलते हुए, मार्च करते हुए आ रहे हैं, अपने रिस्पेक्टिव देशों के झंडों को, फ्लैग को वो होल्ड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, है ना। और यहाँ पर आप ऊपर से देख सकते हैं जैसे क्राइस्ट है ना, एंजल्स हैं, सेंट्स हैं, इन लोग भी ऊपर से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेडरिक सोरियो साहब इमेजिन कर रहे हैं कि जो पहले मोनार्किक सिस्टम होता था वो पूरा अब खत्म हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे बैकग्राउंड में ये जो पूरा मोनार्किक सिस्टम है ये पूरा टूट चुका है दोस्तों, खत्म हो चुका है ना। अब इसके जगह पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन चुका है। ये सभी लोग जो है अपने देश के झंडों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब देश बन चुका है, मोनार्की सिस्टम से इनको आज़ादी मिल चुकी है। और ये जो पूरा सेटअप है दोस्तों, इसको ऊपर से जो भगवान है जैसे क्राइस्ट और जो एंजल्स हैं ये भी अपना आशीर्वाद दे रही हैं। और वो इमेजिन कर रहे हैं पेंटर साहब कि यहाँ पर जो है फ्रेटर्निटी भी आ चुकी है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, है ना। तो इस तरीके का सोसाइटी जहाँ पर सभी देश डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो, जहां पर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो रहा हो, जहां पर सभी के बीच में भाईचारा हो, फ्रेटर्निटी हो, तो ऐसा जो विजन होता है, ऐसा जो एक इमेजिनेशन होता है वो रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूटोपियन विजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? यूटोपियन विजन, है ना। ये एक यूटोपियन विजन है जो आइडियल विजन होता है जो रियलिटी में दोस्तों एग्जिस्ट नहीं करता। एक ऐसा समाज जो सुनने में, समझने में अच्छा तो लगता है ना, लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, आइडियल सोसाइटी दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, ये होता है यूटोपियन का मतलब। दोस्तों हमने ये पेंटिंग से ये समझा कि अब जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो डेमोक्रेसी चाहते हैं मोनार्की सिस्टम के जगह पे। ऐसे ही दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट फेमस फिलोसोफर रहे हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट रेनान। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है नेशन का, है ना। देखिए नेशनलिज्म से क्या बनता है? नेशन बनता है। तो इन्होंने नेशन के बारे में बताया है। तो नेशन के बारे में ये बताते हैं कि नेशन जो है ना दोस्तों वो किसी रिलीजन, लैंग्वेज या फिर रेस या फिर टेरिटरी को एक कर देने मात्र से नहीं बनता दोस्तों, है ना। देश जो बनता है वो अपने बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइसेस, एफर्ट्स, डिवोशन, पास्ट हिस्ट्री, ये सभी चीज़ों के आधार पे बनता है दोस्तों, है ना। और ये कहते हैं कि अगर देश बन जा रहा है तो लोगों के पास में प्लेबिसाइट हो। प्लेबिसाइट का मतलब होता है वोटिंग राइट्स, है ना। तो लोगों के पास में वोटिंग राइट्स हो। देश बनना एक अच्छा चीज़ नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और एक देश को दूसरे देश के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, कब्जा नहीं करना चाहिए। देश का होना गारंटी होता है आज़ादी का, लिबर्टी का, है ना। और अगर पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मास्टर है और एक ही लॉ है तो ये आपके आज़ादी की बिल्कुल गारंटी नहीं है दोस्तों। तो ये सभी बातें कौन कह रहे हैं? अर्नेस्ट रेनान साहब कह रहे हैं, है ना। तो अर्नेस्ट रेनान साहब के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज़ वाई वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हिज फिलोसफी इन डिटेल, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अभी तक हमने देख लिया कि नेशनलिज्म क्या होता है, फ्रेडरिक सोरियो साहब का इमेज क्या बता रहा है, और अर्नेस्ट रेनान साहब के हिसाब से नेशन का एक डेफिनेशन क्या हो सकता है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। अब यहाँ से बेसिकली ये पूरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। देखिए जो ये नेशनलिज्म है ये यूरोप से स्टार्ट हुआ, लेकिन यूरोप में तो 40 से भी ज़्यादा देश हैं दोस्तों, है ना। तो यूरोप के किस देश से स्टार्ट हुआ? यूरोप के फ्रांस से स्टार्ट हुआ। फ्रांस में हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या हुआ था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। तो ये जो हमारा पूरा चैप्टर है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट होता है। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में फ्रांस में आ गई थी डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी बहुत ही वीक थी दोस्तों, है ना। ये काफ़ी कमजोर थी क्योंकि पहली बार जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप वहाँ पर बना था, लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं था, लोग गलत डिसीजन ले रहे थे, इस वजह से ये काफ़ी वीक डेमोक्रेटिक सिस्टम था जिसका
चूंकि वो वीक था इसीलिए इसको हटा दिया गया बहुत आसानी से एक आर्मी लीडर के द्वारा जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट ने इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को हटाकर अपना सिस्टम स्टार्ट किया, डिक्टेटरशिप स्टार्ट किया। इनके पीरियड को कहा जाता है नेपोलियनिक रूल, है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने इनको राजा नहीं कहा है, डिक्टेटर कहा है। इसलिए कहा है कि दोस्तों क्योंकि ये कोई रॉयल फैमिली से नहीं आते थे। नेपोलियन बोनापार्ट के पापा कोई राजा नहीं थे, ये एक बेसिक कॉमन फैमिली से आते थे। अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल, टैलेंट और लीडरशिप क्वालिटी की वजह से वो पूरे फ्रांस के लीडर बनते हैं, हेड बनते हैं। इसीलिए हमने नेपोलियन बोनापार्ट को कहा है डिक्टेटर। मोनार्क मतलब होता है राजा। राजा जो एक डायनेस्टी से आए, एक रॉयल फैमिली से आए, जो डायनेस्टिक सक्सेशन, जिनके पापा भी राजा हों, है ना, फिर वो उनके बेटे भी राजा हों, तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन से जो आते हैं उनको हम कहते हैं मोनार्क या फिर राजा। यहाँ पर हम नेपोलियन बोनापार्ट को कहेंगे दोस्तों डिक्टेटर। फाइन। अब नेपोलियन बोनापार्ट जैसे ही दोस्तों फ्रांस के राजा बनते हैं, फ्रांस के डिक्टेटर बनते हैं, तो उसके बाद में दोस्तों वो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करते हैं जिसको हम कहते हैं सिविल कोड। क्या कहते हैं दोस्तों? सिविल कोड, है ना। तो सिविल कोड को भी बहुत अच्छे से हम समझेंगे। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन में दो चीज़ों को हमको देखना है। एक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आए हुए चेंजेस फ्रांस में, और दूसरा ये जो नेपोलियन ने जो सिविल कोड लागू किया था उसको भी दोस्तों हमको देखना है। ये दोनों ही एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार में हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। 5 स्टार मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, टॉपिक ए को, है ना। तो टॉपिक ए की तरफ चलते हैं। देखिए, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, नेशनलिज्म जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो पावर है पहले मोनार्की के पास था, अब फ्रेंच सिटीजन के पास आ चुका है। अब फ्रेंच सिटीजन के पास आ तो चुका है ना, एक जो डिसीजन लेने की ताकत आ चुकी है, लेकिन उनमें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की भी तो भावना पैदा करनी पड़ेगी ना। देश को बस एरिया मिला देने से नहीं बनता दोस्तों, देश के लोगों में देश के प्रति प्यार भी होना चाहिए, है ना। तो इसी कलेक्टिव आइडेंटिटी को जगाने के लिए यहाँ पर कई सारे कॉन्सेप्ट किए गए थे जिसको हमको बहुत अच्छे से समझना है। जैसे कि जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, वो है ला पात्रे एंड ले सिटोयन का। दोस्तों ये ला पात्रे एंड ले सिटोयन होता क्या है? तो ला पात्रे मतलब होता है फादरलैंड, एंड ले सिटोयन का मतलब होता है सिटीजन। मतलब कि फ्रांस हमारा फादर है और हम सभी इनके सिटीजन्स हैं, ऐसा वहाँ के लोग के बीच में पॉपुलर किया गया ताकि लोगों में क्या आ सके दोस्तों, यूनिटी आ सके, है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, पहले पावर जो था वो मोनार्क के पास होता था, राजा के पास होता था। अब वो वहाँ से किसके पास आ चुका है? कॉमन लोगों के पास आ चुका है ना। पहले जो था दोस्तों स्टेट जनरल हुआ करता था, जहाँ पर बहुत से डिस्क्रिमिनेशन होते थे, उसको हटा के अब क्या हो गया है? नेशनल असेंबली आ चुका है, जहाँ पर जो इलेक्टेड लोग हैं वो चुनकर वहाँ पर आएंगे, है ना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है न्यू हिम्स मतलब होता है रिलीजियस सॉन्ग्स, है ना, ये बनाए गए। ओथ जो शपथ लिया गया लोगों के द्वारा कि अब हम देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, है ना। और जो मार्टिर्स थे, जो शहीद लोग हुए थे, उनको बहुत ही अच्छे से श्रद्धांजलि दी गई, उनको याद किया गया। तो कमेमोरेटेड मतलब होता है याद करना बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से, है ना। सभी देश के नाम पे इन सभी चीज़ों को हम कर रहे थे, है ना। वहाँ पर एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया, ट्राई कलर बनाया गया। पहले रॉयल स्टैंडर्ड था, उसको हटा के क्या बनाया गया? ट्राई कलर बनाया गया, ब्लू, व्हाइट और रेड। बहुत अच्छे से आप जानते हैं, लास्ट क्लास 9th में हमने पढ़ा है। उसके बाद दोस्तों जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ लगते थे, जो बहुत सारे अननेसेसरी टैक्सेस लगते थे, उनको हटा दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर अपनाया गया पूरे देश में, ताकि हर जगह पूरे फ्रांस में एक जैसा सिस्टम हो, एक जैसा मेथड हो कैलकुलेशन करने का, वेटिंग करने का दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की ताकि बिजनेस करना आसान हो जाए फ्रांस में। इसके बाद देखिए दोस्तों, जितने भी रीजनल डायलेक्ट्स होते थे, बोलियां होती थी, छोटे छोटे लैंग्वेजेस होते थे, उन सभी को साइड रखकर फ्रेंच को पॉपुलर किया गया। फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बनाया गया पूरे फ्रांस का। इसके बाद एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपनाया गया, जिससे कि पूरे देश में यूनिफॉर्म लॉ इंप्लीमेंट हो सके, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे दोस्तों, है ना। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कि एक सेंट्रल लेवल पे जो है वो पूरे डिसीजन को लिया जाएगा, है ना। यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है जो ये नेशनलिज्म का आइडिया है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ, इसको बाकी यूरोप के दूसरे हिस्सों में लेके जाया गया फ्रेंच आर्मी के द्वारा, ताकि वहाँ भी इस तरीके का रिवॉल्यूशन हो सके और वहाँ भी नेशन स्टेट बन सके दोस्तों, है ना। तो ये सभी चीज़ें हुई फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार में आता ही है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट, मैंने ऑलरेडी बताया है कि नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? सिविल कोड, जिसको किसने लागू किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने, है ना। तो जो नेक्स्ट हमारा पार्ट रहेगा वो किसके बारे में रहेगा? नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में रहेगा। तो चलिए दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में समझते हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए 1799 में नेपोलियन जो है उसको पॉलिटिकल पावर मिल गया था, लेकिन पूरे देश में रूल करने के लिए उन्होंने 5 सालों का समय लिया। 1804 में नेपोलियन ने ऑफिशियली अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया।
है ना। अब जैसे ही 1804 में उसने अपने आप को इंपीरियर घोषित किया, उसके बाद में उसने कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ताकि लोग बाग बहुत अच्छे से उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर सके, देश के ऊपर रूल करना काफ़ी आसान हो सके, है ना। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहा जाता है सिविल कोड। सिविल मतलब सिटीजन्स, कोड मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सिटीजन्स के लिए हो, इसको हम क्या कह रहे हैं, सिविल कोड बोल रहे हैं। और चूंकि इसको नेपोलियन ने लेके आया था, इसलिए हम इसको और क्या नाम से जानते हैं, नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, है ना। इसमें कई सारी चीज़ें पॉजिटिव थी तो कई सारी चीज़ें निगेटिव भी थी। इस रूल्स एंड रेगुलेशंस में बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, वही कुछ चीज़ें काफ़ी निगेटिव थी जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जैसे कि इसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें और क्या क्या बुरी चीज़ें हैं देख लेते हैं एक बारी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, अब सभी लोग जो है वो लॉ के सामने इक्वल रहेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी, अब अपने नाम पे आप प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, प्रॉपर्टी रख सकते हैं। फ्यूडल सिस्टम वॉज एबोलिस्ड, फ्यूडल सिस्टम मतलब होता है सामंतवादी प्रथा, जहाँ पर राजा अपने लिए सामंत को रखता था, सामंत राजा के बिहाफ में टैक्सेस को कलेक्ट करता था। लेकिन सामंत दोस्तों यहाँ पर बहुत गलत काम ये करता था कि जैसे राजा ने कहा 20 रुपये कलेक्ट करना है, लेकिन जो सामंत फ्यूडल है वो दोस्तों 60 रुपये वसूल करता था, तो 40 खुद अपने पास रखता था और 20 रुपये किसको देता था, राजा को देता था। तो इस तरीके से जो फ्यूडल है, जिसको हिंदी में कहा जाता है सामंत, वो लोगों का, पीजेंट्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करता था। तो जैसे ही नेपोलियन आया, इस फ्यूडल सिस्टम को दोस्तों खत्म कर दिया। उसके बाद आते हैं दोस्तों फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम एंड मैनुअल ड्यूज। तो जो किसान थे उस समय वो बहुत ही ज़्यादा लोन में दबे रहते थे दोस्तों, उनको अपनी फार्मिंग करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती थी, जिसको हमने यहाँ पर मैनुअल ड्यूज कहा है। और सर्वडम का मतलब होता है एक तरीके का गुलामी। जो बड़े बड़े ये फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं ना, बड़े बड़े जो लैंड लॉर्ड्स होते हैं, वो खुद तो किसानी कर नहीं सकते ना, तो ये जो है वो छोटे छोटे जो फार्मर्स होते थे उनको अपने यहाँ रख लेते थे दोस्तों, है ना, एक गुलाम की तरह। तो इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को कहा जाता है सर्वडम। तो जब नेपोलियन आया तो इनको, जो फार्मर्स हैं, उनको ये सर्वडम और मैनुअल ड्यूज से क्या दे दी, आज़ादी दे दी दोस्तों, है ना। तो ये भी बहुत पॉजिटिव चीज़ था। इसके बाद गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, गिल्ड मतलब होता है बिजनेस ग्रुप, तो उस समय बिजनेस ग्रुप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा टैक्सेस रिस्ट्रिक्शंस लगते थे ताकि बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा फ्लरिश ना कर सके, क्योंकि अगर वो बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा तो हो सकता है राजा के खिलाफ वो कुछ एक्टिविटीज़ लेने लगे, है ना। तो राजा लोग इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखते थे। तो जब नेपोलियन आया तो इस गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल हटा दिया, क्योंकि नेपोलियन जानता था दोस्तों बिजनेस का इंपॉर्टेंस। अगर फ्रांस को आगे लेके जाना है तो बिजनेस के बिना आप फ्रांस को आगे लेके नहीं जा सकते, है ना। तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को नेपोलियन ने क्या कर दिया, हटा दिया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। तो जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको भी उसने ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव किया, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के आप पूरे देश को आगे नहीं बढ़ा सकते, है ना। सो दिस ऑल कम्स अंडर द पॉजिटिव पार्ट। निगेटिव पार्ट में भी देख लेते हैं दोस्तों, है ना। निगेटिव पार्ट भी बहुत ही, हालांकि 3 ही हैं लेकिन बहुत ही बड़े बड़े निगेटिव्स हैं जो इन सभी पॉजिटिव्स को ओवररूल कर देते हैं दोस्तों। देखिए, पहला है टैक्स को बढ़ा देना। अब टैक्स को बढ़ाने से प्रोडक्ट की कीमत बढ़ेगी, प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने से गरीबों को, है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। इसके अलावा सेंसरशिप फॉलो कर दिया गया। सेंसरशिप का मतलब होता है अब जो आम आदमी है, कॉमन मैन है, वो नेपोलियन या उनके पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, बुरा नहीं बोल सकता दोस्तों, है ना। तो ये सेंसरशिप जो है वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, अब लोगों को दोस्तों पकड़ पकड़ कर जो है वो फ्रेंच आर्मी में रिक्रूट किया जाने लगा, क्योंकि नेपोलियन बहुत ही ओवर एम्बिशियस हो चुका था समय के साथ में। वो फ्रांस का लीडर तो बन ही चुका था, पूरे यूरोप और यूरोप के बाद में पूरे दुनिया का लीडर बनना चाहता था दोस्तों। इसलिए वो अपने आर्मी को एक्सपेंड कर रहा था, और आर्मी को एक्सपेंड करने के प्रोसेस में वो ज़बरदस्ती लोगों को रिक्रूट कर रहा था अपने आर्मी में, है ना। तो इसको भी लोग बाग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। तो इन तीनों ही निगेटिव पॉइंट्स ने इन सभी पॉजिटिव पॉइंट्स को दोस्तों ओवररूल कर दिया। और ये जो नेपोलियन है, ये सिविल कोड को ना सिर्फ फ्रांस में लागू किया, बल्कि जितने भी वो एरियाज रूल करता था फ्रांस के बाहर, जैसे फ्रांस के बाहर हॉलैंड है ना, स्विट्जरलैंड है, तो यहाँ इन देशों में भी उसने लागू किया था। तो इन देश के लोगों ने भी स्टार्टिंग में तो नेपोलियन को बहुत अच्छा समझा जब ये पॉजिटिव चीज़ों को देखे, लेकिन जब उनको पता चला कि भैया निगेटिव भी है, हमारे पूरे पॉलिटिकल राइट जा चुका है, तो उन देशों के लोगों ने नेपोलियन को अपना एक दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन की तरह ट्रीट करना चालू कर दिया, है ना। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि नेपोलियन समय के साथ में काफ़ी लालची हो गया था, है ना, पावर और पद के लिए। तो इस वजह से दोस्तों अब कई सारे बैटल्स होने लगे नेपोलियन के खिलाफ। इनमें से एक बैटल था 1813 में, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ लिप्जिग। ये बैटल ऑफ लिप्जिग नेपोलियन हार गया था। यहाँ पर आप देखिए नेपोलियन भाग रहा है, पोस्टमैन की तरह नेपोलियन को दिखाया जा रहा है दोस्तों, और यहाँ पर उसके बैग से कई सारी चिट्ठियाँ निकल रही हैं। ये चिट्ठियों के ऊपर उन एरियाज का नाम लिखा हुआ है जिन एरियाज को नेपोलियन अब हार चुका है ना। इसके बाद इससे भी बड़ा बैटल होता है, जिस बैटल ने नेपोलियन की पूरी सत्ता को खत्म कर दिया। इस बैटल को बोलते हैं दोस्तों बैटल ऑफ वाटरलू। ये हुआ था 1815 में, और ये दोस्तों फिर से इसका एक ही रीज़न है कि एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ नेपोलियन बहुत एक्सपेंड करना चाह रहा था। इसकी वजह से ये जो देश हैं वो नेपोलियन के दुश्मन हो गए थे दोस्तों, है ना, क्योंकि नेपोलियन सभी देशों के ऊपर कब्जा करना चाह रहा था, है ना। तो समय के साथ में
उसने अपने लिए ज़्यादा दोस्त नहीं बल्कि ज़्यादा दुश्मन बना लिया, और यही सभी दुश्मनों ने मिलकर नेपोलियन के ऊपर अटैक कर दिया, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ वाटरलू, है ना। तो बैटल ऑफ वाटरलू के दो रीजंस हैं, पहला नेपोलियन के एक्सपेंशन पॉलिसी, और दूसरा यहाँ पर ध्यान से देखिए ये जितने भी 4 देश मैंने लिखा हुआ है, बी फॉर ब्रिटेन, आर फॉर रशिया, ए फॉर ऑस्ट्रिया एंड पी फॉर प्रशिया, तो ये सभी के सभी मोनार्किक कंट्रीज हैं। जबकि फ्रांस नेपोलियन क्या है दोस्तों, डिक्टेटर वाला कंट्री है। तो जो मोनार्क है वो डिक्टेटरशिप को पसंद नहीं करता दोस्तों। तो इसके दो रीजन है, पहला है डिफरेंस इन गवर्नेंस, दैट इज मोनार्की सिस्टम वर्सेस डिक्टेटरशिप, एंड द सेकंड वन इज एक्सपेंशन पॉलिसी ऑफ फ्रांस। जो फ्रांस का एक्सपेंशन पॉलिसी था वो भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 बहुत बड़े बड़े देश, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, और इधर अकेले फ्रांस, नेपोलियन। तो कौन जीतेगा दोस्तों? तो ऑब्वियसली जो ब्रैप वाले देश हैं वो जीत जाते हैं, और नेपोलियन की दोस्तों हार हो जाती है। नेपोलियन हारा जरूर था लेकिन मारा नहीं गया था। यहाँ से दोस्तों नेपोलियन जो है वो भाग जाता है एक सेंट हेलेना आइलैंड में, और वहाँ पर दोस्तों उसकी डेथ होगी फाइनली 1821 में। कब होगी दोस्तों डेथ? 1821 में, है ना। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। अब देखिए हर बैटल के बाद में एक ट्रीटी होता है, तो यहाँ भी एक ट्रीटी हुआ जिसको हमने कहा है ट्रीटी ऑफ वियना। वियना एक शहर का नाम है जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रिया भी है, तो ऑस्ट्रिया के एक शहर का नाम है वियना। तो यहीं पर अब ट्रीटी होगी दोनों हारे हुए देश और जीते हुए देश के बीच में। तो ऑब्वियसली जीते हुए देश हारे हुए देश के ऊपर क्या लगाएगी दोस्तों? पेनल्टी। क्या लगाएगी? पेनल्टी, है ना, ताकि इनके लॉसेस का कंपनसेशन हो सके, इनके लॉसेस की भरपाई हो सके दोस्तों, है ना। तो नेक्स्ट हम पार्ट में देखेंगे ट्रीटी ऑफ वियना। तो चलिए दोस्तों ट्रीटी ऑफ वियना देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है ये कि ट्रीटी ऑफ वियना को कंडक्ट किसने कराया था? तो कंडक्ट किसने कराया था? क्योंकि वियना ऑस्ट्रिया में है, तो ऑस्ट्रिया के ही चांसलर एक बहुत बड़ा पद होता है जो कि इक्विवेलेंट होता है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर के। तो इसको कराया था ड्यूक मेटरनिक ने। किसने कराया था? ड्यूक मेटरनिक ने। ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही फेमस नाम ही ये। आगे जाके बहुत से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ड्यूक मेटरनिक के ऊपर बनते हैं। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब जब फ्रांस को ठंड लगती है तो फ्रांस को जब छींक आती है तो पूरे यूरोप को दोस्तों सर्दी हो जाती है ना। तो इसका मतलब है कि जब अगर फ्रांस में कोई छोटा सा भी इवेंट हो रहा है तो उसका इन्फ्लुएंस पूरे यूरोप पर पड़ रहा है दोस्तों। तो ऐसे से बहुत से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए हैं ड्यूक मेटरनिक ने। तो ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो भी दोस्तों एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है ना। एक और इन्होंने स्टेटमेंट दिया है गुजिपी मैज़िनी। आगे मैं बताऊंगा। गुजिपी मैज़िनी एक बहुत बड़े सोशल रिवॉल्यूशनरी थे इटली के। तो उनके बारे में ड्यूक मेटरनिक ने कहा था कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर, है ना। गुजिपी मैज़िनी साहब के बारे में बोला था इन्होंने। तो ये जो स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है इनके स्टेटमेंट्स के बारे में, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्लेस क्या था? वियना ऑस्ट्रिया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? कि जितने भी नेपोलियन ने चेंजेस किए हैं उन सभी चेंजेस को हटा देना, है ना। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो ये है दोस्तों ट्रीटी ऑफ वियना। आप बेसिकली यहाँ पर कॉमन सेंस के आधार पर सभी पॉइंट्स को गेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये सभी मोनार्किक सिस्टम है, ये डिक्टेटरशिप है। तो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में पहला पॉइंट क्या होगा कि भैया फ्रांस में 1815, ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ था? 1815, है ना। तो 1815 के बाद में डिक्टेटरशिप आएगा कि मोनार्की सिस्टम आएगा? जल्दी से सोचिए और बताइए। ऑब्वियसली क्या आएगा दोस्तों? मोनार्की सिस्टम आएगा। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? मोनार्की सिस्टम वापस आएगा। अब मैंने ऑब्वियसली आपको ऑलरेडी बताया आपको कि मोनार्की सिस्टम में कोई फैमिली रूल करती है। तो यहाँ पर फैमिली कौन होगा? फ्रांस में कौन होगा दोस्तों? फैमिली बोर्बन डायनेस्टी। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा दोस्तों? बोर्बन डायनेस्टी विल बी रिस्टोर्ड, है ना। तो पहला पॉइंट क्या होगा? मोनार्की सिस्टम वापस आ जाएगा फ्रांस में। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? उस मोनार्की को रूल करने के लिए एक फैमिली की जरूरत पड़ेगी, और वो फैमिली कौन होगा? बोर्बन डायनेस्टी। ये 2 चेंजेस हो गए। तीसरा, नेपोलियन के अंडर में जितने भी चेंजेस किए थे वो सभी चेंजेस को हटा दिया जाएगा। चौथा, नेपोलियन के अंडर में जितने भी एरियाज को जीते थे उन सभी एरियाज को छीन लिया जाएगा। पांचवा पॉइंट, जो जीते हुए देश हैं उन एरियाज को आपस में बांट लेंगे। भाई जीते हुए देश हैं आपस में बांटेंगे ही, क्योंकि उनको नुकसान हुआ है तो नुकसान की भरपाई तो करना पड़ेगा। तो जैसे रशिया ने ले लिया दोस्तों पोलैंड को, ऑस्ट्रिया ने ले लिया दोस्तों नॉर्थ इटली को, है ना। प्रशिया ने ले लिया दोस्तों वेस्टर्न फ्रंटियर वाले एरिया को। सैक्सोनी वाला पार्ट भी जो है, जो अभी जर्मनी में आता है, उस वाले पार्ट को भी दोस्तों किसने ले लिया? प्रशिया ने ले लिया दोस्तों, है ना। तो प्रशिया को मिल जाता है। पहले वो वहाँ पर कौन रूल करता था? नेपोलियन, है ना, जो फ्रांस के डिक्टेटर थे वो रूल करते थे। तो इस तरीके से काफ़ी सारे एरियाज इनको मिल जाते हैं दोस्तों। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो फ्रांस का एक्सपेंशन पॉलिसी था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया यहाँ पर बॉर्डर स्टेट्स बना के। जैसे फ्रांस के ऊपर में बेल्जियम बना दिया गया ताकि फ्रांस फर्दर एक्सपेंशन ना कर सके। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उस समय बेल्जियम 1815 में बेल्जियम किसके अंडर पे आता था? नीदरलैंड। तो नीदरलैंड वाला बेल्जियम वाला जो पार्ट है उसको फ्रांस के ऊपर कर दिया गया ताकि फ्रांस फर्दर एक्सपेंशन ना कर सके दोस्तों, है ना। तो आई होप ये जो ट्रीटी ऑफ वियना है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ट्रीटी ऑफ वियना इज ऑल्सो कम्स अंडर द 5 स्टार। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रीटी ऑफ वियना के ऊपर में बनते हैं। तो इस ट्रीटी ऑफ वियना को आप अपने कॉमन सेंस के आधार पर बहुत अच्छे से
लिख सकते हैं दोस्तों बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर अब समाज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन समाज के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या देखा है। तो दोस्तों अभी तक हमने देख लिया है कि ये जो पर्टिकुलर नेशनलिज्म की भावना है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में बेसिकली डेमोक्रेसी आया था जो उतना स्ट्रांग नहीं था, उसको हटा के दोस्तों नेपोलियन आता है। नेपोलियन अपने रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत अच्छे से चलाने के लिए सिविल कोड लेके आता है। उस सिविल कोड में कई सारी चीज़ें अच्छी थी, कई सारी चीज़ें बुरी थी, है ना। तो इन बुरी चीज़ों की वजह से सबसे खराब बात नेपोलियन के बारे में ये था कि वो एक्सपेंशन करना चाहते थे, और इस नेपोलियन को एक्सपेंशन करना था ताकि पूरी दुनिया का राजा बन सके, है ना। तो इसी एक्सपेंशन की वजह से इसने कई सारे दुश्मन बना लिए और इन्हीं सभी दुश्मनों ने मिलकर नेपोलियन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ वाटरलू, जो 1815 में हुआ था। इस बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है और इसके बाद होता है एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट बिटवीन फ्रांस एंड विनिंग कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड एज ट्रीटी ऑफ वियना। और ट्रीटी ऑफ वियना के सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं सोसाइटी की तरफ, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सोसाइटी, जैसे कि हर सोसाइटी होता है 3 भागों में बटा हुआ था। एक जो सबसे ऊपर वाला भाग था, सबसे अपर क्लास था, उसको हम कहते थे एरिस्टोक्रेट्स। ये काफ़ी अमीर वर्ग था दोस्तों। इनके बीच में शादियाँ वगैरह, फैमिलीज़ के बीच में शादियाँ वगैरह हमेशा होती रहती थी, तो ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अच्छे बॉन्डिंग थे इन फैमिलीज़ के बीच में। और इनकी संख्या दोस्तों बहुत कम थी, जैसे कि अमीरों की संख्या ऑलरेडी हमेशा हर जगह बहुत कम होती थी, तो यहाँ भी अमीरों की संख्या क्या थी, बहुत कम थी। इसके बाद दोस्तों दूसरा ग्रुप था पीजेंट्री वाला ग्रुप, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये उतने ही ज़्यादा गरीब थे दोस्तों, है ना। इसके बाद दोस्तों एक नया क्लास इमर्ज हुआ पूरे फ्रांस और यूरोप में, है ना, जिसको हम कहते हैं मिडिल क्लास। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत हार्डवर्क किया, और उन्होंने जो पैसा कमाया उनको अपने एजुकेशन पे खर्च किया, अपने बच्चों के एजुकेशन पे खर्च किया, जिससे कि उनके बच्चों को नए आइडियाज़ मिले। और ये नए आइडियाज़ उन बच्चों को ये बताया कि मोनार्की सिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं है और इसको हटा के हमको डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश करना है। तो ये जो नया मिडिल क्लास था दोस्तों, इनके पास नए आइडियाज़ थे, नया एनर्जी था, पैसे भी ठीक ठाक थे। तो अब ये आगे जाके इस मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और इसके जगह पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, है ना। तो आई होप कि जो समाज के बारे में आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर आइडिया लग चुका होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे इन मिडिल क्लास और इनके रिवॉल्यूशन के बारे में, किनके खिलाफ, एरिस्टोक्रेट्स के खिलाफ, है ना। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, वो समाज जो एरिस्टोक्रेट्स, जो अमीर लोगों को, जो राजा रानियों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे समाज को कहते हैं कंजर्वेटिव्स। और यहाँ जो मिडिल क्लास जो लोग हैं, इन कंजर्वेटिव्स के खिलाफ जो अपना आज़ादी का मूवमेंट चलाएंगे, इसको हम कहते हैं लिबरलिज्म। क्या कहते हैं दोस्तों, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म जो है वो लिबर शब्द से बना है, लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रीडम, है ना। तो इनको चाहिए आज़ादी। तो आगे जो हम देखेंगे ये कंजर्वेटिव्स वर्सेस लिबरल्स की जो पूरी लड़ाई है दोस्तों, उसको हम समझने वाले हैं आगे, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मिडिल क्लास लोग हैं, यही दोस्तों यहाँ पर क्या चालू करेंगे, लिबरल नेशनलिज्म, है ना। ऐसा देश जहाँ पर सभी को क्या हो, आज़ादी हो। तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, लिबरलिज्म लैटिन वर्ड से है जिसका मतलब होता है फ्री। अब इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की जा रही है। इंडिविजुअल फ्रीडम मतलब हर व्यक्ति को आज़ादी होगी अब, है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर व्यक्ति लॉ के सामने इक्वल होगा। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है दोस्तों परमिशन। तो अब गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन किसके परमिशन से बनेगी, लोगों के परमिशन से बनेगी, और लोग अपना परमिशन देंगे वोट के माध्यम से। इलेक्शन होगा, जिसको भी ज्यादा वोट मिलेगा वो देश का लीडर बनेगा। कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पार्लियामेंट होगा, पार्लियामेंट में लॉ बनेगा, अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा दोस्तों, है ना। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, अब सभी को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होगा। फ्रीडम ऑफ मार्केट, अब मार्केट में भी फ्रीडम होगा, जहां पर सिंप्लिसिटी होगी, हर कोई बहुत आसानी से बिजनेस कर सकेगा ताकि देश अच्छे से डेवलप हो सके। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ही नेगेटिव है। पहला है ये दोस्तों कि यूनिवर्सल सफरेज वॉज मिसिंग। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है वोटिंग राइट्स, है ना, सभी को। तो यहाँ पर सभी को वोटिंग राइट्स नहीं था, केवल मेल लोगों को वोटिंग राइट्स था, फीमेल को वोटिंग राइट्स नहीं था दोस्तों, है ना। और यहाँ पर एक एल है, एल मतलब मेजर ऑफ क्लॉथ, जैसे हम लोग यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर यूज़ करते हैं दोस्तों, वहाँ पर फ्रांस में उस समय एल यूज़ होता था। तो एल जो है उसका यूनिट डिफरेंट हुआ करता था दोस्तों यूरोप में, है ना। जैसे कहीं पर उसको 54 सेंटीमीटर लिया जाता था, कहीं पर 55 सेंटीमीटर लिया जाता था, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी दोस्तों बहुत ज़्यादा थी। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए और भी जो दूसरे रिस्ट्रिक्शंस होते थे उनको हटाने के लिए और फ्रीडम ऑफ मार्केट लाने के लिए एक कस्टम यूनियन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जिसको हम कहते हैं ज़ोल्वरिन। क्या कहते हैं दोस्तों, ज़ोल्वरिन, है ना। तो ज़ोल्वरिन के बारे में दोस्तों थोड़ा अच्छे से हम समझ लेते हैं। ज़ोल्वरिन का फॉर्मेशन क्यों हुआ था, अचीव फ्रीडम ऑफ मार्केट, ताकि फ्रीडम ऑफ मार्केट हो सके। और ये दोस्तों प्रशिया ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था, प्रशिया ने। प्रशिया आज की डेट में जर्मनी में आता है। तो ज़ोल्वरिन का
एक और बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि पूरे जर्मनी को इकोनॉमिकली एक कर देना, है ना। तो इनके कुछ पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि ये एक कस्टम यूनियन है। कस्टम यूनियन मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट जो टैक्स से संबंधित डिसीजन लेता है। कब बना था? 1834 में। किसने इनिशिएट किया था? प्रशिया ने। और बाद में जो है जर्मनी के बाकी जो स्टेट्स थे उन्होंने इसको ज्वाइन किया। जर्मनी उस समय 39 फेडरेशन 39 स्टेट्स में दोस्तों वो डिवाइडेड था, है ना। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या था? प्रशिया था। अब इसने टैरिफ बैरियर्स को जो है वो खत्म कर दिया। टैरिफ बैरियर्स मतलब टैक्स से संबंधित जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनको कहा जाता है दोस्तों टैरिफ बैरियर्स। आप इमेजिन करिए कि अगर आप टैक्सेस लगाते जाएंगे किसी प्रोडक्ट में, तो उस प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर लोग उसको कैसे परचेस करेंगे, है ना। तो इस तरीके से टैरिफ बैरियर्स को हटाया गया ताकि प्रोडक्ट की कीमतें कम हो सके और लोग आसानी से उस चीज़ को खरीद सके, परचेस कर सके। और उस समय आप यकीन नहीं करेंगे नंबर ऑफ करेंसीज 30 के आसपास थी, जिसको कम करके 2 पे लाया गया, है ना, ताकि सिंप्लिसिटी आ सके मार्केट में। तो इन सभी पॉइंट्स को दोस्तों आप ज़ोलोरिन में यहाँ पर बहुत अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो आई होप कि यहाँ पर लिबरलिज्म क्या होता है, फ्रीडम ऑफ मार्केट क्या होता है, ज़ोलोरिन क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए आगे जाके मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स के बीच में दोस्तों युद्ध होगा, रिवॉल्यूशंस होगा। तो रिवॉल्यूशन को करने के लिए रिवॉल्यूशनरीज तो चाहिए ना। तो यहाँ पर जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो सीक्रेट तरीके से काम करते थे, क्योंकि अगर ओपन तरीके से काम करेंगे तो राजा लोग इनको जेल में डाल देंगे, क्योंकि रिवॉल्यूशनरीज राजा के खिलाफ काम कर रहे थे, है ना। सो दे वर वर्किंग अंडर द सीक्रेट सोसाइटीज। ओके, ये किसको अपोज कर रहे थे? मोनार्कियल फॉर्म को अपोज कर रहे थे। मोनार्कियल फॉर्म का मतलब होता है राजा रानी वाला फॉर्म को अपोज कर रहे थे, है ना। इनको चाहिए था लिबर्टी और फ्रीडम। क्या चाहिए था दोस्तों? लिबर्टी और फ्रीडम। ये क्या बनाना चाहते थे? नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। और इन्हीं में से एक जो बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी थे उनका नाम था गुजिपी मैज़नी। यहाँ पर आप उनका फोटो देख सकते हैं दोस्तों, गुजिपी मैज़नी साहब। तो थोड़ा सा मैं आपको गुजिपी मैज़नी साहब के बारे में बता देता हूँ। गुजिपी मैज़नी साहब के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब इटली की यूनिफिकेशन को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि गुजिपी मैज़नी साहब इटली के थे, है ना। और इनका जीवन का सपना था कि इटली को ये एक करे, क्योंकि उस समय इटली काफ़ी सारे हिस्सों में डिवाइडेड था, मोनार्की सिस्टम वहाँ पर रूल करता था, है ना। इसके अलावा दोस्तों ये जब पूरे यूरोप में भी नेशन स्टेट फॉर्म करना चाहते थे। इन्होंने काफ़ी यंग एज से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करना चालू कर दिया मोनार्की सिस्टम के खिलाफ। जैसे कि 1831 में इन्होंने इटली में एक जगह है जिसको कहते हैं लिगुरिया, तो वहाँ पर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। मात्र 24 साल के थे। 1807 में इनका जन्म हुआ था जेनेवा शहर में इटली के। तो मात्र जब 24 साल के थे दोस्तों तो इनको देश से बाहर कर दिया गया उस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के कारण। लेकिन देश से बाहर हटने के बावजूद इनके जोश में कोई कमी नहीं आई और इन्होंने एक बहुत बड़े सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया जिसको कहते हैं कार्बोनरी सोसाइटी, है ना, कार्बोनरी सीक्रेट सोसाइटी। और इसके अलावा इन्होंने अपने खुद के 2 सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म किए, यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली उन्होंने बनाया मर्साइलिस फ्रांस में, और यंग यूरोप उन्होंने बनाया बर्ने जो कि स्विट्जरलैंड में आता है दोस्तों, है ना। तो ये जो यंग इटली का मेन ऑब्जेक्टिव था पूरे इटली को एक करना, और यंग यूरोप का एक ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव था कि पूरे यूरोप में नेशन स्टेट फॉर्म करना, है ना। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने काफ़ी प्रयास किया पूरे इटली को एक करने का, लेकिन इनके लीडरशिप में वो हो नहीं पाया, है ना। ये अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों ये कहते हैं ना कि जब आप पूरे शिद्दत से पूरे जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उन सभी का उपयोग करते हुए जब आप अपने टारगेट को पाने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट मायने नहीं करता दोस्तों, है ना। तो ये चाहे सक्सेसफुल हो चाहे अनसक्सेसफुल हो, लेकिन लोगों के दिलों को इन्होंने जीत लिया था। इसीलिए बाद में जाके गुजिपी मैज़नी साहब को कहा गया सोल ऑफ इटली। क्या कहा गया दोस्तों? सोल ऑफ इटली, है ना। तो इससे हमको इंस्पिरेशन लेना है इन महान पर्सनैलिटीज से कि हमको भी अपने लाइफ को सिर्फ हार और जीत के 2 पैमाने में नहीं देखना है दोस्तों। हमारे पास जो भी है जैसा भी है उन सभी चीज़ों का बड़े शिद्दत से हमको यूज़ करना है और अपना बेस्ट देना है दोस्तों। फिर जो रिजल्ट आएगा वो ऊपर वाले के हाथ में है, चाहे जैसा भी रिजल्ट आए, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम देखते हैं अब दोस्तों ये जो रिवॉल्यूशनरी लोग हैं वो क्या करेंगे? रिवॉल्यूशंस करेंगे। तो अब हम आगे देखेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस। और ये जो एज ऑफ रिवॉल्यूशंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे टॉपिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया है, कहानी स्टार्ट होता है फ्रांस से, तो यहाँ भी जो लीडर होगा वो फ्रांसी होगा दोस्तों। तो जो पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा? फ्रांस से होगा, जिसको हम कहते हैं जुलाई रिवॉल्यूशन। तो ये जुलाई रिवॉल्यूशन जो है वो 1830 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था दोस्तों। एक्चुअली हुआ क्या था देखिए, ट्रीटी ऑफ वेना फ्रांस में हुआ। फ्रांस में ट्रीटी ऑफ वेना को लागू किया गया, जिसके बाद में मोनार्की सिस्टम आ गया था, बर्बन डायनेस्टी आ गया था। जैसे ही बर्बन डायनेस्टी आया एक कंजर्वेटिव समाज आ गया जो फिर से पुरानी चीज़ों को, जो डिस्क्रिमिनेशन वाला पूरा सोसाइटी था वो फिर से वापस आ गया था। फिर से डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था जिसको लोगों ने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया, बिल्कुल पसंद नहीं किया, और फिर से एक रिवॉल्यूशन हो गया फ्रांस में जिसको हमने नाम दिया जुलाई रिवॉल्यूशन। तो इस पर्टिकुलर जुलाई रिवॉल्यूशन का रिजल्ट ये रहा कि जो बर्बन किंग थे उसको पूरा हटा दिया गया दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ यहाँ पर आया। एक राजा भी यहाँ पर आता है दोस्तों जो लोग बाग अपॉइंट करते हैं, और इस नए राजा का नाम होगा लुइस फिलिप। तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी था, राजा भी था, इसीलिए सिस्टम को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना। मोनार्क वॉज लुइस फिलिप। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
यहाँ पर एक स्टेटमेंट याद रखिए जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। किसने बताया था? ये ड्यूक मैटरनिक साहब ने बताया था, है ना। कहाँ के चांसलर थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे दोस्तों। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जुलाई रिवॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है, अब देखिए ये जो फ्रांस है ना, यहाँ पर आप देखिए फ्रांस के बगल में है यहाँ पर बेल्जियम। तो जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो रहा है तो बेल्जियम भी दोस्तों इंस्पायर्ड हो गया फ्रांस के रिवॉल्यूशन को देख के। तो बेल्जियम उस समय दोस्तों ये नीदरलैंड के अंडर पे था, है ना। तो बेल्जियम ने भी अपना रिवॉल्यूशन कर दिया अगेंस्ट द नीदरलैंड और इनको भी दोस्तों आज़ादी मिल जाती है 1830 में, है ना। तो याद रखिएगा, बेल्जियम गॉट लिबरेटेड फ्रॉम द नीदरलैंड इन विच ईयर? 1830 में दोस्तों बेल्जियम को आज़ादी मिलती है। किससे आज़ादी मिलती है? नीदरलैंड से आज़ादी मिलती है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अब देखिए दोस्तों 1830 में ही एक बहुत ही डिप्रेसिव वाला पीरियड जो है वो चालू होता है, जिसको हम कहते हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, है ना। लोग बाग हंगर रहेंगे, भूखे रहेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी डिफिकल्ट टाइम आएगा और इसी की वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों? रिवॉल्ट हो जाएगा, है ना। तो ये क्यों हुआ थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। इस पूरे पीरियड में दोस्तों जो यूरोप का पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ में बढ़ता है, लेकिन उसी प्रपोर्शन में जॉब जो है वो बढ़ता नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से लोग बागों के पास में रोजगार नहीं था, जॉब नहीं था और उनके पास में पैसा नहीं थी, सैलरी नहीं थी। बहुत से लोग जो है वो रूरल एरिया से माइग्रेट करके सिटी में आ जाते हैं, जिसकी वजह से अर्बन और रूरल एरियाज का जो बैलेंस होता है ना वो भी बिगड़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस पीरियड में बैड हार्वेस्ट भी हो गया, फसल भी बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कुछ हुआ नहीं। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन है ही नहीं, लोगों के पास पैसा भी नहीं है ना। तो आपने मार्केट में समझा होगा दोस्तों, जब मार्केट में किसी प्रोडक्ट का शॉर्टेज हो जाता है और डिमांड उतना ही रहता है तो उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। जैसे हम मार्केट में अगर टमाटर खरीदने जाएं और टमाटर का शॉर्टेज हो तो टमाटर की कीमत बढ़ जाती है दोस्तों, है ना। तो इसी तरीके से फ्रांस और पूरे यूरोप में उस समय जो प्रोडक्ट की कीमतें थे वो बहुत तेजी के साथ में बढ़ रही थी और लोगों के पास जॉब था नहीं, पैसा था नहीं, तो वो कैसे खरीदेंगे उन प्रोडक्ट्स को, है ना। तो चूंकि वो खरीद नहीं पा रहे थे, इस वजह से भूखमरी छा गई थी पूरे देश में, है ना। तो ये हंगर वाला पीरियड आ गया था चूंकि लोगों के पास जॉब नहीं था। और इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात थी कि उस समय विदेशों से, स्पेशली इंग्लैंड से मशीन से बने हुए इंपोर्टेड आइटम्स आते थे दोस्तों, जो क्वालिटी में भी अच्छे होते थे और प्राइस में भी काफ़ी चीप होते थे। और जो हाथों से बना रहे थे फ्रांस और बाकी देशों के लोग, उनके सामानों को कोई खरीद नहीं रहा था, हैंडमेड आइटम्स को कोई खरीद नहीं रहा था। सभी क्या खरीद रहे थे? मशीन मेड आइटम को खरीद रहे थे, जिसकी वजह से फ्रांस के लोकल ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है दोस्तों, है ना। तो इन सभी रीजंस की वजह से फ्रांस और बाकी देशों में क्या आ गया? हार्डशिप आ गया और इसी की वजह से आगे क्या होगा दोस्तों? रिवॉल्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट था नहीं, लोगों का माइग्रेशन हो रहा था गाँवों से शहरों की ओर, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था मशीन मेड आइटम की वजह से, स्पेशली टेक्सटाइल प्रोडक्शन में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया था। जो मशीन से बने कपड़े होते थे वो बहुत ज़्यादा बिक रहे थे। पीजेंट्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर लोन वगैरह बहुत ज़्यादा था, है ना। फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, बैड हार्वेस्ट हो गया था, जिसकी वजह से गजब तरीके का एक पॉवर्टी छा गया था दोस्तों पूरे एरिया में। और इसी पॉवर्टी को बोलते हैं हार्डशिप और इसी की वजह से क्या होगा दोस्तों? रिवॉल्ट होगा। तो ये रिवॉल्यूशन फिर से कहाँ होगा दोस्तों? फ्रांस में होगा। फ्रांस में दोस्तों ये वाले रिवॉल्यूशन हुआ था फेब में 1848 में। कब हुआ था? 1848 में। इस बार जब भी कोई बुरा दौर आता है तो हम किससे उम्मीद लगाते हैं? अपने देश के लीडर से उम्मीद लगाते हैं कि हमारा देश का लीडर हमें इस बुरे दौर से बाहर निकालेगा। तो उस समय फ्रांस का जो लीडर था दोस्तों वो कौन था? लुइस फिलिप था। लुइस फिलिप ने कोई भी एक्टिव डिसीजन नहीं लिया, कोई भी पॉलिसीज नहीं बनाया, जिसकी वजह से लोग बाग बहुत नाराज हो गए लुइस फिलिप से और लुइस फिलिप को भगा दिया कि भैया आप कोई काम के नहीं हो, आपके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो लुइस फिलिप को जैसे ही हटाया गया दोस्तों, फ्रांस में बचता है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन। और अब जो लीडर बनेगा दोस्तों वो इलेक्शन के माध्यम से बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस में क्या आ चुका है? रिपब्लिक पीरियड आ चुका है। रिपब्लिक पीरियड उस पीरियड को कहते हैं जहां पर देश का लीडर चुन के आता है, इलेक्ट होके आता है दोस्तों, है ना। और यहाँ पर सभी को राइट टू वर्क भी होगा, यूनिवर्सल मेल सफरेज भी होगा। यूनिवर्सल मेल सफरेज का मतलब होता है हर मेल जिनकी एज 21 साल या उससे ऊपर की है उन सभी को वोटिंग का अधिकार होगा। दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल मेल सफरेज, है ना। यस, अभी भी फीमेल को वोटिंग का अधिकार नहीं है फ्रांस में। फाइनली फीमेल को वोटिंग का राइट मिलेगा 1946 में। कब मिलेगा दोस्तों? 1946 में। तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, काफ़ी उनके साथ में गलत होता है दोस्तों, है ना। यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, अब देखिए फ्रांस के बगल में है जर्मनी। क्या है दोस्तों? फ्रांस के बगल में जर्मनी। अब 1848 में फ्रांस में फिर से रिवॉल्यूशन हो गया, तो इसको देख के जर्मन के लोग इंस्पायर हो गए। पहले कौन इंस्पायर हुआ था? बेल्जियम के लोग। अब कौन इंस्पायर होंगे? जर्मनी के लोग इंस्पायर होंगे, है ना। तो अब चलते हैं जर्मनी। ये जर्मनी का फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है दोस्तों। थोड़ा सा समझ लेते हैं जर्मनी का जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है उसको। देखिए जर्मनी में लोग बाग फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पिरेशन लेके वहां भी कुछ बड़ा करना चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करना चाहते थे। इसी वजह से देश भर से 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं कहां पर? इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है दोस्तों, ये जर्मनी का फ्रैंकफर्ट शहर है जो काफ़ी फेमस शहर है, वहाँ पर है। और फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल चर्च है, यहाँ पर ये पार्लियामेंट हुआ था। कहाँ पर? फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल
चर्च में। इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 831 में। इसमें सभी मेल थे, कोई भी फीमेल नहीं थी। फीमेल ने पार्टिसिपेट किया लेकिन वो सिर्फ ऑब्जर्वर्स थे। क्या थे दोस्तों? ऑब्जर्वर्स। इस इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये जितने भी सेकंड स्टोरी में बैठे हुए हैं ये सब फीमेल्स हैं। ये कौन है? ऑब्जर्वर्स हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो 831 लोग हैं ये एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो सभी के सभी कौन है? मेल हैं। इन्होंने पूरा पार्टिसिपेशन करने के बाद में एक प्रपोजल निकाला कि जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशन होगा, किंग भी होगा, लेकिन किंग हर डिसीजन किसके खिलाफ, किसके अकॉर्डिंग लेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लेगा। तो ये जो प्रपोजल था कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वाला, इनको उन्होंने किंग को प्रेजेंट किया प्रशिया के, जिनका नाम था केजर विल्हेम फोर, है ना। तो केजर विल्हेम फोर जैसे ही सुनते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है, मेरी पावर पूरी खत्म हो जाएगी, मेरे को हर डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, तो किंग ने तुरंत अपने आर्मी को ऑर्डर दिया और बाकी जो छोटे छोटे राजा होते हैं उनको भी अपने साथ में लेके उन्होंने इस पार्लियामेंट को खत्म कर दिया दोस्तों, आर्मी की मदद से, है ना। तो ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाया था। हालांकि हम इसको पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये 1848 का फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट राजाओं को स्पेशली ये बात बता दिया था कि अब लोगों को सप्रेस करने से, पार्लियामेंट को खत्म करने से बात नहीं बनेगी। अब वाकई में आपको लोगों को थोड़ा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, उनके डिमांड्स को एक्टिव तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, तभी चीज़ें बेहतर बनेंगी। तो दोस्तों इसका रिजल्ट भी देखने को मिला। जैसे 1848 के बाद में जो गुलामी होती है ना, जिसको स्लेवरी कहते हैं, उसको खत्म कर दिया गया, सबडम को खत्म कर दिया गया, है ना। इस तरीके के पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिला था यूरोप के सोसाइटी में। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर अब इसके बाद में हम बढ़ेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ, है ना। तो चलिए देखते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों ग्रीस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है पूरे यूरोप का, जो उस समय ओटोमन एम्पायर के अंडर पे था। ओटोमन एम्पायर को आज के डेट में हम टर्की कहते हैं, और ग्रीस यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैप में, है ना। तो ग्रीस उस समय किसके कब्जे में था? ओटोमन एम्पायर के कब्जे में था। ओटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर है और ग्रीस एक दोस्तों क्रिश्चियन कंट्री है। ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्रेडल मतलब बिगिनिंग, क्योंकि यूरोपियन सिविलाइजेशन का जो शुरुआत है ऐसा माना जाता है कि वो ग्रीस से हुआ है। इस वजह से यूरोप के बाकी देश भी ग्रीस को सपोर्ट कर रहे थे, पोइट्स आर्टिस्ट लोग भी ग्रीस को सपोर्ट कर रहे थे। ये ग्रीस का जो पूरा रिवॉल्यूशन है वो 1821 से स्टार्ट होता है और फाइनली उनको 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के माध्यम से ओटोमन एम्पायर से दोस्तों आज़ादी मिल जाएगी। ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है एक जगह का नाम है जो आज की डेट में इस्तांबुल में आता है, इस्तांबुल को कहते हैं, और ये इस्तांबुल टर्की का ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था दोस्तों, है ना। यस, तो ये रहा पूरा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एनसीईआरटी का जो लास्ट है उसमें भी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर में क्वेश्चन आया है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट। यहाँ पर ये जो इमेज में बताया गया है कि जो ओटोमन एम्पायर और जो ग्रीस लोगों का जब वॉर चल रहा था तो अराउंड 20,000 ग्रीक लोगों की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। कौन सी जगह पे? कायोस। कायोस यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में दिखाया होगा, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये है दोस्तों कायोस, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दी रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो यहाँ से दोस्तों एक नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले का जो पूरा पार्ट है उसको मैं समझा देता हूँ दोस्तों। देखिए, तो दोस्तों एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या समझा इस वाले स्लाइड में कि जो सोसाइटी था पूरे यूरोप का वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, मिडिल क्लास, अपर क्लास और लोअर क्लास में। इसके बाद जो मिडिल क्लास है वो आगे जाके रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करते हैं, लिबरल नेशनलिज्म वाला मूवमेंट चलाते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारे फ्रीडम वाली बात की थी, है ना। और इसके आधार पर आगे जाके रिवॉल्यूशंस भी होगा जो रिवॉल्यूशनरीज करेंगे। और दोस्तों मैंने आपको बताया था फ्रीडम ऑफ मार्केट, ज़ोल्वरिन, इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद मैंने आपको बताया एज ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे रिवॉल्यूशंस को देखे हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा दोस्तों अभी तक बेल्जियम का रिवॉल्यूशन देख लिया, फ्रांस का रिवॉल्यूशन देख लिया, ग्रीस का रिवॉल्यूशन देख लिया, जर्मनी का फ्रैंकफर्ट वाला पार्लियामेंट देख लिया, है ना। इस तरीके के काफ़ी सारे हमने रिवॉल्यूशंस देख लिए। अब हम यहाँ पर चलेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल मूवमेंट की तरफ, जिसको हम कहते हैं रोमांटिसिज्म, और टॉपिक का नाम है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, है ना। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इसको। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए सिर्फ आपको साइंस, लॉजिक, टेरिटरीज बस जीत लेने मात्र से लोगों के मन में देश के प्रति नेशनलिज्म की भावना नहीं आती है दोस्तों। इसके लिए कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसा मूवमेंट जिसको कल्चर को बेस बना के हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे मूवमेंट को हम कहते हैं रोमांटिसिज्म। कल्चर में डांस, सॉन्ग, म्यूजिक, ड्रामा, पोएम, फोक टेल्स, ये सभी दोस्तों चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर इन्हीं सभी चीज़ों को फोकस किया गया, साइंस और रीजनिंग को बिल्कुल साइड कर दिया गया, इमोशनल, इंट्यूशनल और मिस्टिकल फीलिंग्स को दोस्तों यहाँ पर प्रमोट किया गया। इमोशनल मतलब जो भावनाएं होती हैं उनको यहाँ पर फोकस किया गया। इंट्यूशनल मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें बिल्कुल बोलते हैं ना कि आत्मा की आवाज़ होती है, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। मिस्टिकल मतलब स्ट्रेंज चीज़ें, है ना, जिसको साइंस और लॉजिक से कोई कनेक्शन नहीं है, है ना। ये इमोशनल चीज़ें होती है दोस्तों, है ना। तो इमोशनल लेवल पे लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आते हैं। जैसे पहले हैं दोस्तों यहाँ पर जो
जोहान गॉटफ्रेड हर्डर, जिन्होंने ये कहा कि अगर देश को एक करना है तो लोगों को अपने देश के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। कॉमन मैन, जिन्हें डेस्पो कहा जाता था, उनको अपने देश के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड कैरेक्टर थे उनका नाम था ग्रीम ब्रदर्स। ग्रीम ब्रदर्स भी जर्मनी के थे, जोहान गॉटफ्रेड हर्डर भी जर्मनी के थे। तो ग्रीम ब्रदर्स ने ये कहा कि अगर हमें देश में नेशनलिज्म की भावना काफ़ी इंप्रूव करनी है तो लैंग्वेज को और फोक टेल्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी डिक्शनरी बना दी दोस्तों जर्मन लैंग्वेज के ऊपर। और उस समय जर्मनी में फ्रेंच कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। जैसे आज हमारे देश में इंग्लिश कल्चर का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ रहा है ना, तो उसी तरीके से उस समय जर्मनी में फ्रेंच कल्चर का डोमिनेशन बहुत बढ़ रहा था। तो फ्रेंच कल्चर को कम करने के लिए और जर्मन कल्चर को इंप्रूव करने के लिए ग्रीम ब्रदर्स ने किसके ऊपर काम किया? लैंग्वेज पर और फोक टेल्स पर काम किया दोस्तों। इसके बाद आते हैं तीसरे कैरेक्टर, जिनका नाम था कैरोल कुरपेंस्की। ये थे दोस्तों पोलैंड के। इन्होंने म्यूजिक और डांस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। ये मानते थे कि म्यूजिक और डांस की मदद से लोगों को एक किया जा सकता है। तो म्यूजिक में इन्होंने बेस बनाया ओपेरा को, और डांस दोस्तों इन्होंने लिया पोलोनाइज और माजुरका को, जो बहुत ही पॉपुलर डांस फॉर्म है दोस्तों, है ना। एक और एंगल है दोस्तों जिसको हम कहते हैं लोकल लैंग्वेज का। तो लोकल लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है। जैसे आपको अगर कोई मैसेज लोकल लोगों को देना है तो वो फॉरेन लैंग्वेज या फ्रेंच लैंग्वेज में नहीं समझ सकते, लेकिन लोकल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से दोस्तों वो समझ सकते हैं। तो लोकल लैंग्वेज में ताकत होती है लोगों को एक करने का। तो इस लोकल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी के माध्यम से बताया गया है, जिसमें पोलैंड का केस स्टडी लिया गया है। तो उस समय पोलैंड के ऊपर रशिया का कब्जा था, तो रशिया वाले पोलैंड कल्चर को इग्नोर करके रशियन कल्चर को पूरा स्प्रेड करना चाहते थे पोलैंड में, जो पोलिश लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो पोलैंड के लोगों ने अपने लैंग्वेज पोलिश को यूज़ किया एज अ वेपन के माध्यम से, और उन्होंने जब भी आपस में मिलते थे तो आपस में वो हमेशा पोलिश लैंग्वेज में ही बात करते थे। और जब भी उनके रिलीजियस गुरु चर्च वगैरह में मैसेज वगैरह देते थे तो हमेशा वो पोलिश लैंग्वेज का ही यूज़ करते थे। रशियंस ये देख के बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, और रशियंस ने ये ऑर्डर निकाल दिया था कि अगर कोई भी पोलैंड का व्यक्ति पोलिश लैंग्वेज में बात करता है तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा या साइबेरिया में भेज दिया जाएगा, लेबर कैंप में, जहाँ पर 18-18 घंटे 20-20 घंटे जो है वो काम उनसे कराया जाता था। लेकिन इसके बावजूद पोलैंड के लोग नहीं डरे और वो अपने लैंग्वेज में बात करते रहे दोस्तों। तो लैंग्वेज में जो है ना वो बहुत बड़ी ताकत होती है। हमने पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में भी देखा है कि लैंग्वेज के आधार पे दोस्तों सिविल वॉर हो जाता है ना। यस, सो दीज आर ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस अंडर दी रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको भी बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। तो दोस्तों अभी तक इन सभी रिवॉल्यूशंस के बाद में अब वाकई में देश बनना चालू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंस ये है कि इससे पहले का जो रिवॉल्यूशन हुआ है वहाँ पर मेजरली जो रिवॉल्यूशन किए थे वो लिबरल्स ने किए थे दोस्तों, मिडिल क्लास ने किया था। लेकिन अब ये जो यूनिफिकेशन का इनिशिएटिव लिया जाएगा ये राजाओं के द्वारा लिया जाएगा, किंग्स के द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि अब राजाओं को समझ में आ गया है कि अगर हमको आगे एग्जिस्ट करना है तो लोगों को साथ में लेके एग्जिस्ट करना पड़ेगा, लोगों के बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर जर्मनी, तो जर्मनी मैंने ऑलरेडी बताया 39 फेडरेशंस में डिवाइडेड था, उसमें से एक हिस्सा था दोस्तों प्रशिया का। तो अब प्रशिया के राजा ये सोच रहे हैं कि अगर वो किसी तरीके से पूरे 39 हिस्से का राजा बन जाते हैं, पूरे यूनाइटेड जर्मनी का राजा बन जाते हैं, तो उनको बहुत बड़ा एरिया मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेगा, पूरे जर्मनी के अब वो राजा बन जाएंगे। तो इस तरीके से उनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा ही होगा। तो अब जर्मनी को एक करने का इनिशिएटिव लिया जाता है प्रशिया के किंग केजर विलियम वन के द्वारा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देते हैं अपने बहुत ही होनहार चीफ मिनिस्टर जिनका नाम था ओटो वन बिस्मार्क। तो ओटो वन बिस्मार्क दोस्तों अपने आर्मी की मदद से 7 सालों तक 3 देशों के साथ में लड़ाई लड़ते हैं जिनका नाम था ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, और तीनों ही देशों को हराकर 1871 में वो पूरी जर्मनी को दोस्तों एक कर देते हैं। और जर्मनी को एक करने के बाद में प्रशिया के किंग केजर विलियम वन को पूरे जर्मनी का किंग बना दिया जाता है। और लास्ट में दोस्तों उनका राज तिलक होता है फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साइल्स के हॉल ऑफ मिरर में, बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन के माध्यम से केजर विलियम वन का राज तिलक किया जाता है। तो इस तरीके से 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा मैप यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए दोस्तों प्रशिया वाला जो हिस्सा है वो आज की डेट में जर्मनी में आता है। ये बर्लिन है दोस्तों जो जर्मनी का कैपिटल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रैंकफर्ट, ये देखिए फ्रैंकफर्ट यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रैंकफर्ट जो है जहाँ पर हमने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट देखा था, तो चाहे वो फ्रैंकफर्ट हो, सैक्सनी हो, प्रशिया हो, बर्लिन हो, ये सभी किसके हिस्से हैं? जर्मनी के हिस्से हैं। उस समय सब अलग अलग था दोस्तों, है ना। सो दिस इज आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों इटालियन यूनिफिकेशन की तरफ, है ना। तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि इटालियन यूनिफिकेशन है क्या।
तो दोस्तों इसको हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे। थोड़ा मैप मैं यहाँ पर बड़ा कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैप जो है अच्छे से समझेंगे, है ना। तो इटली जो था दोस्तों उस समय 7 हिस्सों में डिवाइडेड था। जो नॉर्थ वाला हिस्सा है कोई और रूल कर रहा है, सेंट्रल वाला हिस्सा कोई और रूल कर रहा था, साउथ वाला हिस्सा कोई और रूल कर रहा है। इन सभी 7 हिस्सों में सिर्फ एक हिस्सा था सर्दिनिया पेडोमोंट वाला, जहाँ पर किंग के लोकल जो किंग थे पूरे इटली के, वो रूल कर रहे थे, जिनका नाम है विक्टर इमैनुअल II, है ना। क्या नाम है दोस्तों, याद रखिएगा नाम, विक्टर इमैनुअल II। बाकी नॉर्थ में कोई अलग, सेंट्रल में कोई अलग, साउथ में कोई अलग रूल कर रहा है। कितने भागों में डिवाइडेड था, 7 भागों में डिवाइडेड था। इटली को एक करने का जो सबसे पहला इनिशिएटिव लिया था, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, गुजिपी मैज़िनी साहब, है ना। तो गुजिपी मैज़िनी साहब यहाँ पर आप इमेज में, इस साइड में इमेज में आप देख भी पा रहे होंगे। गुजिपी मैज़िनी साहब का जो फोटो है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, कई सारे सीक्रेट सोसाइटीज उन्होंने बनाए थे, यंग इटली का फॉर्मेशन उन्होंने किया, लेकिन उनके लीडरशिप में इटली को यूनिफाई नहीं हो पाया दोस्तों, है ना। तो इनके बाद में उनके जो फॉलोअर्स होंगे वो आगे इनिशिएटिव लेंगे। तो ये इनिशिएटिव लिया जाता है सर्दिनिया पेडोमोंट के राजा विक्टर इमैनुअल II के द्वारा। और ये जो राजा है विक्टर इमैनुअल II, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं अपने चीफ मिनिस्टर केवर को। काउंट कैमिलियो दी केवर उनका पूरा नाम होता है। केवर दोस्तों बहुत ही बेहतरीन डिप्लोमेटिक स्किल रखने वाले पर्सन थे। उनका दिमाग बड़ा शार्प था। उनका फ्रेंच लैंग्वेज अपने इटली के लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छा था दोस्तों, है ना। उनका फ्रांस के साथ रिलेशन भी बहुत बेहतरीन था। तो फ्रेंच आर्मी की मदद से जो केवर साहब है वो कहाँ अटैक कर देते हैं, नॉर्थ इटली में अटैक कर देते हैं दोस्तों। उस समय नॉर्थ इटली में ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। तो नॉर्थ इटली में केवर साहब अटैक करते हैं 1859 में, और इस तरीके से नॉर्थ इटली दोस्तों ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग डायनेस्टी से आज़ाद हो जाता है ना। इसके बाद दोस्तों साउथ इटली की बारी आती है। अब साउथ इटली को आज़ाद कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं एक बहुत महान योद्धा इटली के, जिनका नाम था गुजिपी गैरिबल्दी। अब गुजिपी गैरिबल्दी दोस्तों बहुत बड़े योद्धा थे। उनके पास खुद की आर्मी थी, जिनको कहा जाता है रेड शेड। तो गुजिपी गैरिबल्दी ने यहाँ पर 1860 में कहाँ पर अटैक कर दिया दोस्तों, साउथ इटली में अटैक कर दिया। साउथ इटलीज एंड 2 सिसिलीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सिसिलीज लिखा हुआ है, यहाँ पर अटैक कर देते हैं गुजिपी गैरिबल्दी, और 1860 में उनको आज़ादी मिल जाती है, साउथ इटली को भी, है ना। तो देखिए 1859 में नॉर्थ इटली मिल गया, 1860 में साउथ इटली मिल गया। साउथ इटली में रूल कर रहे थे स्पेनिश बोर्बन डायनेस्टी, है ना। बोर्बन डायनेस्टी दोस्तों सिर्फ फ्रांस में नहीं है, फ्रांस के बगल में दोस्तों स्पेन भी आता है। तो स्पेन में भी बोर्बन डायनेस्टी रूल कर रहा था। तो ये वाला जो बोर्बन डायनेस्टी है वो कहाँ का था, स्पेन का था दोस्तों, है ना। तो ये जो साउथ इटली है यहाँ पर स्पेनिश बोर्बन डायनेस्टी रूल कर रहे थे, और इनसे आज़ादी दिला दिया गुजिपी गैरिबल्दी ने। कौन से साल में, 1860 में। अब बचा आता है दोस्तों ये पेपल स्टेट सेंट्रल वाला हिस्सा। तो सेंट्रल वाले हिस्से में दोस्तों पोप रूल कर रहे थे, जो रिलीजियस गुरु होते हैं ना पोप। तो पोप ने देखा भैया नॉर्थ हार चुका है, साउथ हार चुका है, तो मैं क्या करूंगा अकेले। तो उन्होंने भी बाद में जाके सरेंडर कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों पूरा जो इटली है वो यूनिफाई हो जाता है। और 1861 में जो सर्दिनिया पेडोमोंट के राजा थे विक्टर इमैनुअल II, उनको पूरे देश का राजा, पूरे इटली का राजा बना दिया जाता है ना। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान, इस पूरे स्ट्रगल के दौरान, इटली का एक नाम था दोस्तों इटालिया, या फिर इटली लैंग्वेज में बोलते हैं लाटेलिया। तो इटालिया जो है वो इटली के लिए यूज़ किया जा रहा था, लेकिन वहाँ के लोग इतने इलिटरेट थे, इतने अनपढ़ थे कि उनको ये बात पता नहीं थी, और वो ये सोच रहे थे कि इटालिया जो है वो विक्टर इमैनुअल II की वाइफ है ना। तो इस तरीके से काफ़ी फनी चीज़ भी हो रही थी। बाकी इटली का यूनिफिकेशन इस शानदार तरीके से हो गया दोस्तों, है ना। 4 बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कैरेक्टर है। पहले गुजिपी मैज़िनी, दूसरे हैं विक्टर इमैनुअल II, तीसरे हैं उनके चीफ मिनिस्टर काउंट कैमिलियो दी केवर, और चौथे हैं बहुत महान योद्धा जिनका नाम है गुजिपी गैरिबल्दी, है ना। आई होप इटली का यूनिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। यहाँ पर इन चारों कैरेक्टर्स के नाम दोस्तों हमने दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजिपी गैरिबल्दी, मैज़िनी साहब, है ना, विक्टर इमैनुअल II एंड केवर साहब। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रिटेन। तो अब हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन यहाँ पर समझते हैं बहुत अच्छे से। तो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन जो है यहाँ पर स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन कहने के यहाँ पर दोस्तों 2 रीजन है। पहला है, जैसे कि हमने देखा जर्मनी और इटली का जो यूनिफिकेशन था वो सिर्फ 5 से 10 सालों में हो गया, लेकिन जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन होगा दोस्तों वो 100 सालों से भी ज़्यादा समय लग जाएगा। 1688 से स्टार्ट होता है और 1801 में दोस्तों ये कंप्लीट होगा। तो 100 सालों से ज़्यादा समय लगा था, ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न, जर्मनी और इटली को एक करने में कई सारे युद्ध लड़े गए थे, लेकिन ब्रिटेन को एक करने में किसी भी तरीके का कोई युद्ध नहीं लड़ा गया था। तो ये सेकंड रीजन है दोस्तों। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट रीजन इज कि बहुत लंबा समय लगा। दूसरा रीजन है कि कोई वॉर नहीं हुआ डायरेक्ट, इस वजह से हम ब्रिटेन का यूनिफिकेशन को स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन भी कहते हैं। अब दोस्तों आगे आते हैं, यहाँ पर पूरा यूनिफिकेशन समझते हैं। 1688 से पहले दोस्तों कोई नेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं था ब्रिटेन में। सभी छोटे छोटे आइलैंड्स में डिवाइडेड थे, जैसे इंग्लिश है, स्कॉटिश है, वेलिश है, और इसके अलावा जो आयरिश है इसमें। अब इसके बाद 1688 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, जब इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है वो अपने राजाओं के ऊपर प्रेशर डालता है कि राजा अब अपना पॉलिटिकल पावर आप किसको ट्रांसफर कर दो, इंग्लिश पार्लियामेंट को ट्रांसफर कर दो। तो प्रेशर में आके 1688 में दोस्तों राजा जो है वो अपने पावर को किसको हैंड ओवर कर देता है, इंग्लिश पार्लियामेंट को। किसको दोस्तों,
इंग्लिश पार्लियामेंट को, है ना। और समय के साथ में इन चारों रीजन में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड, है ना। तो इन चारों ही रीजन में इंग्लैंड का जो पावर है वो बहुत तेजी के साथ में एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता जाता है, और इसी पावर का मदद लेके वो दोस्तों स्कॉटलैंड को जो है वो अपने में मिला लेते हैं 1707 में, है ना। तो 1707 में याद रखिए इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों जो है दोस्तों वो मिल जाता है। वेल्स जो है वो पहले से इंग्लैंड में इंक्लूडेड था दोस्तों। तो ये वाला जो पूरा रीजन है ये 1707 में मिल गया, जिसको हम कहते हैं ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन भी इसको हम कहते हैं दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से, लेकिन जो ये पूरा इंक्लूजन था स्कॉटलैंड का, वो स्कॉटिश लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे। ये फोर्सफुल इंक्लूजन था दोस्तों, क्योंकि इस पूरे डोमिनेशन में स्कॉटलैंड के कल्चर को काफ़ी इग्नोर किया गया। उनका एक लैंग्वेज होता था गायलिक, तो वहाँ के लोगों को उनके लैंग्वेज गायलिक को बोलने की इजाज़त नहीं थी। वो अपने नेशनल ड्रेस को नहीं पहन सकते थे। और जिन्होंने भी इस पूरे यूनियन के यूनिफिकेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उनको घरों से बाहर निकाल दिया गया। तो ये जो स्कॉटलैंड को मिलाने का पूरा प्रोसेस हुआ था, ये काफ़ी फोर्सफुल तरीके से हुआ था दोस्तों, एक एक्ट के माध्यम से, जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ यूनियन। कब हुआ था? 1707 में। इसके बाद आते हैं 1801 में। अब यहाँ पर देखिए ये जो आयरलैंड है दोस्तों, ये दो भागों में डिवाइडेड है। इसको हम कहते हैं नॉर्थ आयरलैंड, और बाकी जो हिस्सा है वो साउथ आयरलैंड है ना। इस आयरलैंड में दो ग्रुप्स रहते हैं, एक है प्रोटेस्टेंट्स, तो येलो ग्रुप में कौन रहते हैं? प्रोटेस्टेंट, और बाकी जगह कौन थे? कैथोलिक्स। ये जो पूरा ग्रुप है ब्रिटेन का, ये भी दोस्तों प्रोटेस्टेंट वाला है ना। तो इन ब्रिटेन ने जो प्रोटेस्टेंट वाले हैं, क्रिश्चियनिटी में दो विंग होते हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स। तो ये जो ब्रिटेन है ये प्रोटेस्टेंट वाला ग्रुप है, और जो आयरलैंड था वहाँ पर मेजोरिटी में कौन है? कैथोलिक्स लोग हैं। और सिर्फ इस वाले हिस्से में कौन लोग रहते थे? प्रोटेस्टेंट लोग रहते थे। तो ब्रिटेन ने क्या किया दोस्तों? इस प्रोटेस्टेंट को दोस्तों अपने में मिला लिया, और इस पर्टिकुलर इस वाले हिस्से को कहा गया ब्रिटिश आयरलैंड। तो जब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और ये जो नॉर्थ आयरलैंड वाला मिल जाता है, तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या कहते हैं दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम। और ये जो साउथ वाला हिस्सा है ना, इसको बना दिया गया अलग देश, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, है ना। तो ये जो यूनाइटेड किंगडम है, ये जैसे ही बनता है, इसके जो एक फ्लैग आ जाता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं यूनियन जैक, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ का एक एंथम आ जाता है, नेशनल एंथम, जिसको बोलते हैं गॉड सेव अवर नोबल किंग। और इनका दोस्तों एक लैंग्वेज आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश, है ना। तो ये तीनों ही चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये कब हुआ था? 1801 में हुआ था दोस्तों, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है वहाँ का फ्लैग है यूनाइटेड किंगडम का, जिसको हम बोलते हैं यूनियन जैक। ये तीनों जगहों के फ्लैग को मिलाकर बनाया गया था। ये इंग्लैंड का फ्लैग है, स्कॉटलैंड का फ्लैग है, नॉर्थ आयरलैंड का फ्लैग है। तीनों को मिला देने से कौन सा फ्लैग बनता है? यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग बनता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट तो हम कहते हैं एलोगोरीज। ये वाला जो टॉपिक एलोगोरी का आता है, वो आता है विजुअलाइजिंग द नेशन वाले टॉपिक में। तो अब दोस्तों हमने देश तो बना लिया, लेकिन देश को विजुअलाइज भी तो करना पड़ेगा ना। जैसे भारत देश तो बन गया, लेकिन भारत के लोगों में भारत का एक इमेज बनाने के लिए हमने क्या बनाया? भारत माता का इमेज। तो जब भारत माता का हम डिस्कशन करते हैं, तो एक यूनिटी वाली फीलिंग आती है दोस्तों। तो उसी यूनिटी को जगाने के लिए हमने देशों को अब पर्सोनिफिकेशन किया। यहाँ पर तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है। एक है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि देश को पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट करना। जैसे भारत को भारत माता के रूप में, जर्मनी को जर्मेनिया के रूप में, फ्रांस को मैरियने के रूप में, है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया उन आइडियाज़ को कहा जाता है जो फिजिकल फॉर्म पे प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि लिबर्टी है, यूनिटी है, स्ट्रेंथ है, हीरोइज्म है। तो ये सभी क्या है दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं। अब जब इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को हम किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन्हीं ऑब्जेक्ट या पर्सन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? एलेगोरी। तो एलेगोरी क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट या पर्सन होता है जिसका यूज़ करते हैं हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम। तो फ्रीडम दोस्तों क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। लेकिन जब हम उस फ्रीडम को एक ऑब्जेक्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रोकन चेन, तो फिर वो ब्रोकन चेन क्या हो जाता है दोस्तों? एलेगोरी हो जाता है। तो आई होप पर्सोनिफिकेशन, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और एलेगोरी का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन में, जैसे कि व्हाट इज द एलेगोरी फॉर फ्रीडम। तो क्या होगा एलेगोरी फ्रीडम के लिए? जल्दी से बताइए। ब्रोकन चेन, है ना। इसी तरीके से एक जस्टिस के लिए भी दोस्तों एलेगोरी आता है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक विमेन है जिनके आंखों में पट्टी लगी होती है, एक हाथ में तलवार होता है, दूसरे हाथ में तराजू होता है ना। तो वो जो पर्सन है वो किनका एलेगोरी है? वो है जस्टिस का एलेगोरी दोस्तों, है ना। इसी तरीके से फ्रीडम का एक और एलेगोरी होता है जिसको रेड कैप बोलते हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये है दोस्तों जर्मेनिया, है ना। जर्मेनिया जो है ये जर्मनी की एलेगोरी है, चूंकि पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है ना। तो जर्मेनिया कहाँ की एलेगोरी है? जर्मनी की। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे जर्मेनिया ने अपने सिर पर एक मुकुट पहना हुआ है ओक लीव्स का, है ना। तो ये ओक लीव्स जर्मनी में दोस्तों एलेगोरी है किसका? हीरोइज्म का, है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एलेगोरी फॉर हीरोइज्म। सो व्हाट इज द एलेगोरी फॉर हीरोइज्म?
क्राउन मेकअप ऑफ ओक लिव्स, है ना। तो जो क्राउन ओक लिव्स का बना होता है वो हीरोइज्म का एलेगोरी होता है दोस्तों, है ना। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे एलेगोरीज हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिर्फ अगर तलवार को आप लेंगे तो तलवार जो है वो रेडीनेस टू फाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर तलवार के चारों तरफ ऑलिव ब्रांच है तो फिर वो पीस को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जर्मेनिया के चेस्ट में यहाँ पर शील्ड बना हुआ है ईगल का, तो ये दोस्तों स्ट्रेंथ को शो करता है। यहाँ पर आप देखेंगे उन्होंने फ्लैग होल्ड किया हुआ है जर्मनी का, जहाँ पर आप फ्लैग को देख सकते हैं, ट्राई कलर है। आप इसके बैकग्राउंड में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक राइजिंग सन आपको दिखाई देगा जो एक नए एरा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए इन सभी जो भी मैंने आपको बताया, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर बहुत अच्छे से यूज़ किया है दोस्तों, है ना। यहाँ पर ब्रोकन चेन भी है, यहाँ पर भी आप देखेंगे ब्रोकन चेन आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए, ये आपको साइड में यहाँ पर आपको ब्रोकन चेन देखने को मिल जाएगा। तो ब्रोकन चेन किसका एलेगोरी है, जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में, मैंने बार बार आपको बताया भी हुआ है। यहाँ पर फ्लैग देख सकते हैं, ओक लीव्स का जो क्राउन है उसको देख सकते हैं, तलवार जिसके आसपास ऑलिव ब्रांच है उसको देख सकते हैं, ये शील्ड को देख सकते हैं ईगल वाला, है ना, ये राइजिंग सन को देख सकते हैं। तो ये सभी एलेगोरीज हैं जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं दोस्तों, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये है फ्रांस की मैरियन है ना, जो कि हमेशा रेड कैप पहनती हैं, जो फ्रीडम का निशानी है। यहाँ पर भी रेड कैप है जिसमें कॉकेट लगा हुआ है, कॉकेट एक बैच को कहते हैं जो कैप में पहना जाता है। यहाँ ट्राई कलर देख सकते हैं, जो फ्रांस का ट्राई कलर है, ब्लू व्हाइट एंड रेड। ओके, यहाँ पर मैरियने की कई सारे स्टैचूज जो है वो चौक वगैरह में लगाए जाते हैं ताकि लोग बाग समझ सकें इन सभी चीज़ों को, है ना। इसके बाद दोस्तों आई होप कि पर्सोनिफिकेशन, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और एलेगोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये लास्ट टॉपिक है पूरे हमारे चैप्टर का दोस्तों, ये टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म दोस्तों, नेशनलिज्म एक बहुत ही पॉजिटिव टर्म है जिसमें देश बनता है, लेकिन इंपीरियलिज्म उतना ही क्या है दोस्तों, निगेटिव टर्म है जिसमें देश बन जाने के बाद में आप दूसरे देश के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हो ताकि आपका देश का एरिया जो है वो एक्सपैंड हो सके, है ना। सो इंपीरियलिज्म इज अ वेरी नेगेटिव टर्म, नेशनलिज्म बहुत ही पॉजिटिव टर्म है दोस्तों। इसी इंपीरियलिज्म जहां पर आप दूसरे देश को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, इसी के आधार पे आगे जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 हो जाएगा। तो नेशनलिज्म क्या है, इंपीरियलिज्म क्या है, वर्ल्ड वॉर 1 कैसे हो जाता है, इन सभी चीजों को हम समझते हैं बाल्कन के केस स्टडी से, है ना। तो थोड़ा सा बाल्कन वाला केस स्टडी यहाँ पर हम देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 स्टार का टॉपिक है, हमेशा दोस्तों बोर्ड एग्जामिनेशन में आता रहता है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों बाल्कन का ये केस स्टडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है दोस्तों ये। तो उस समय जो ये बाल्कन था दोस्तों, ये ओटोमन एम्पायर के अंडर में आता था, जिसको हम लोग टर्की के नाम से जानते हैं, और ये पूरा कहानी स्टार्ट होता है 1871 के बाद में, है ना। तो क्या हुआ था बेसिकली, देखिए ये जो बाल्कन है अब ये आज़ाद होना चाहता था ओटोमन एम्पायर से, और इन्होंने 2 इंस्पिरेशन लिया। पहला तो इन्होंने इंस्पिरेशन लिया अपने पास्ट से कि भैया पास्ट में बाल्कन जो है वो आज़ाद देश हुआ करता था, तो अब हम क्यों किसी ओटोमन एम्पायर के गुलाम में रहें। दूसरा ये है कि दोस्तों ये जो ओटोमन एम्पायर है, यहाँ पर एक कल्चर के आधार पे नेशनलिज्म की पूरी भावना चल बैठी, जिसको हम कहते हैं रोमांटिसिज्म, है ना। तो रोमांटिसिज्म भी स्प्रेड हो गया यहाँ पर पूरा, और दूसरा इन्होंने पास्ट से इंस्पिरेशन भी लिया। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से अंतिम रूप में इनको ओटोमन एम्पायर से आज़ादी मिल गई। लेकिन जैसे ही बाल्कन के स्टेट्स को आज़ादी मिली, उस समय बाल्कन काफ़ी सारे एरियाज का कॉम्बिनेशन हुआ करता था, जैसे आज के डेट में अल्बेनिया है, रोमानिया है, मैसेडोनिया है, सर्बिया है, क्रोएशिया है। तो ये सभी स्टेट्स उस समय किस में आते थे, बाल्कन में आते थे दोस्तों। तो जैसे ही इन सभी स्टेट्स को आज़ादी मिलती है, अब इनको अपने बीच में फ्रेंड रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस था नहीं। तो वो आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे, जेलेसी की भावना रखने लगे, जिनकी वजह से उनमें कोई यूनिटी नहीं थी। चूंकि उनमें कोई यूनिटी नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, तो इन बाल्कन रीजन जो कि काफ़ी बड़ा था, रिसोर्स से भरा हुआ था, इस पर अब बड़े बड़े देशों की निगाहें लग गई। जैसे यहाँ से ऑस्ट्रिया हंगरी है, यहाँ से रशिया है, यहाँ से आपका इस वाले साइड से आपका फ्रांस आ जाएगा। तो फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रिया हंगरी हो, रशिया हो, है ना। अब ये सभी देश किसको कब्जा करना चाहते हैं, इस पूरे बाल्कन स्टेट को कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा रिसोर्स से भरा हुआ है दोस्तों। अब जब ये चारों बड़े बड़े देश इस बाल्कन को लेके लड़ने लगेंगे, तो इनकी लड़ाई धीरे 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 करके एक बहुत बड़े लड़ाई में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हमने आगे नाम दिया वर्ल्ड वॉर 1, जो स्टार्ट होगा दोस्तों 1914 से। और यहीं से जो है हमारा हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 स्टार्ट होगा, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। क्या स्टार्ट होगा दोस्तों, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस तरीके से सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ में दोस्तों कनेक्टेड है। तो आई होप ये जो पूरा चैप्टर है दोस्तों आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा, जिसमें हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्ट किया, नेशनलिज्म आता है वहाँ से, फिर ये नेशनलिज्म पूरे देश में फैलता है, यूरोप में फैलता है, उसके आधार पर रिवॉल्यूशंस होते हैं, देश बनता है, और इसी नेशंस में बाद में फिर एक इंपीरियलिज्म वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर इसी इंपीरियलिज्म के आधार पर लास्ट में क्या हो गया था, वर्ल्ड वॉर 1 हो गया था। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है,
उसका लिंक मैं आपको पूरा दे दूंगा। इसका डिटेल वीडियो भी पूरा हमने बनाया हुआ है, उसका भी दोस्तों मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।